नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला के संबंध में हम लोग पिछली कक्षा में इस्लाम का उदय और भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण के पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गजनी वंश कौन था और कहाँ पर था। तो गजनी वंश जो था वो अफगानिस्तान में था, यानी गजनी जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है और इस गजनी वंश को यामीनी वंश भी कहा जाता है। पहली बात, गजनी जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है और इस गजनी वंश को यामीनी वंश भी कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि इस गजनी वंश की स्थापना किसने की, कहाँ पर स्थापना हो रही है, अफगानिस्तान में यानी गजनी में। गजनी वंश की स्थापना गजनी अफगानिस्तान में हो रही है और इसी गजनी वंश को यामीनी वंश भी कहा जाता है। और इस गजनी वंश या यामीनी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन ने सबसे पहले गजनी वंश कहें या यामीनी वंश कहें, इसकी स्थापना गजनी में की हुई थी। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है और अल्पतगीन ने गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया हुआ था। तो एक बात क्लियर हो गई कि गजनी वंश की स्थापना किसने की, अल्पतगीन ने की। गजनी वंश को ही यामीनी वंश भी कहा जाता है और गजनी वंश की जो राजधानी बनाई गई वो गजनी में बनाई गई और गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में। पहली बात। अब देखिए, अल्पतगीन के पुत्र के बारे में जानते हैं। अल्पतगीन का पुत्र कौन था? अल्पतगीन का पुत्र था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का जो पुत्र था वो था सुबुक्तगीन। देखिए, सुबुक्तगीन के संबंध में एक तथ्य जानते हैं। सुबुक्तगीन ही वो पहला तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था, तो वो अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया हुआ था। ये पहला तुर्की शासक था। तो इसने आक्रमण किस पर किया हुआ था? देखिए, 987 ईस्वी में, 987 ईस्वी में इसने पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। 987 ईस्वी में इसने सबसे पहले पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल को युद्ध में हरा दिया। तो इसके संबंध में बस इतना ही कि जो सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन ही वो पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। और किस पर किया हुआ था? पंजाब के राजा जयपाल पर किया था और जयपाल को इसने हरा दिया था। 987 ईस्वी में किया था। अब देखिए, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी सुन रखा है। महमूद गजनवी के बारे में अत्यंत क्रूरता का इसने परिचय दिया हुआ था अपने हिंदुस्तान में। कितनी क्रूरता का परिचय दिया हुआ था इसके बारे में आगे पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। अभी ये जानते हैं कि महमूद गजनवी था कौन। महमूद गजनवी जो था वो इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था और जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा था तब महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तब वो खुरासान का शासक था। यानी खुरासान एक जगह है, उसकी जिम्मेदारी जो थी वो महमूद गजनवी के हाथों में थी। कब? जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा था। अब जब सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी शासक बनता है, कब बनता है? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक बनता है सुबुक्तगीन के बाद। चूंकि सुबुक्तगीन का पुत्र था तो सुबुक्तगीन के बाद जो है वो गजनी वंश का शासक 998 ईस्वी में कौन बना? महमूद गजनवी बना। अब देखिए, महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी ने क्या किया हुआ था?
997 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 997 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और ये 17 बार आक्रमण किया हुआ था, ये किस इतिहासकार ने कहा है, किस इतिहासकार के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया हुआ था? तो एक इतिहासकार थे, उनका नाम था सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट। तो सर हेनरी इलियट इतिहासकार थे। इनके अकॉर्डिंग महमूद गजनवी ने 997 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। एक दो बार नहीं आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। तो 17 आक्रमणों को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, जो मुख्य आक्रमण थे महमूद गजनवी के, उनका अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य केवल और केवल एक था, लूटपाट करना और धन दौलत अर्जित करना, और इसका कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं था। कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहता था, कि वो भारत में जो है स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हो, ऐसा उसका कोई भी उद्देश्य नहीं था। उसका केवल और केवल एक उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का, कि अधिक से अधिक लूटपाट करना और यहां से धन दौलत अर्जित करके वापस गजनी जाना। इसके पहले हमने देखिए अरबों का आक्रमण पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में। उसमें हमने बताया था कि अरबों के आक्रमण के दो उद्देश्य थे, एक था इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना, और दूसरा इसी की तरीके से लूटपाट करके धन दौलत अर्जित करना। आगे देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में आप पढ़ेंगे, गौर वंश का शासक मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद। तब मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य हैं? मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य जो था वो भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। लेकिन यहाँ पर महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं है, उसका उद्देश्य केवल और केवल यहाँ से लूटपाट करके धन दौलत अर्जित करना है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मोहम्मद गौरी का उद्देश्य, जो आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, उसका उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था, उसके आक्रमण का उद्देश्य। लेकिन इसके आक्रमण का उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना और धन दौलत अर्जित करना और अपने गजनी जाना धन दौलत ले करके। तो ये बात याद रखेंगे, आक्रमण का उद्देश्य हो गया। अब देखिए एक एक आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं, मुख्य आक्रमण पढ़ेंगे। जैसे पहला आक्रमण पढ़ेंगे। पहला आक्रमण इसका देखिए कब हुआ। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया। 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण कहां पर किया हुआ था? भारत के जो सीमावर्ती इलाके थे, जो अफगानिस्तान से टच होते हुए पाकिस्तान के पास वाले वो जो इलाके थे, वहां पर इसने पहला आक्रमण किया हुआ था अपना, सीमावर्ती इलाकों में। ठीक है, तो भारत के प्रथम आक्रमण इसका सीमावर्ती इलाकों में हुआ था। लेकिन इस आक्रमण में इसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। यानी 1000 ईस्वी में इसने भारत के सीमावर्ती जो इलाके थे उस पर आक्रमण किया हुआ था, लेकिन इसे कोई विशेष सफलता वहां पर प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद वो आगे बढ़ा और इसका दूसरा आक्रमण देखते हैं। इसका दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी में हुआ। इसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया, और उस समय पंजाब का शासक कौन था? पंजाब का शासक था जयपाल, और इसने पंजाब के शासक जयपाल को हरा दिया। तो क्या हुआ कि जयपाल जो है वो इस हार से बहुत क्षुब्ध हो गया, बहुत
दुखी हो गया, बहुत व्यथित हो गया इस हार से कि महमूद गजनवी के द्वारा हमको पराजय का सामना करना पड़ा। तो वो इतना दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली थी अपनी हार से क्षुब्ध होकर के। किसने? राजा जयपाल ने, जो कि कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। तो जब महमूद गजनवी ने अपने दूसरे आक्रमण के तहत पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया हुआ था, तो जयपाल अपनी हार से इतना अधिक क्षुब्ध हो गया था कि इसने आत्महत्या कर ली थी। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। और देखिए, एक तथ्य जयपाल के बारे में यह है कि जो महमूद गजनवी के इतिहासकार थे, जो महमूद गजनवी के इतिहासकार थे, उन्होंने राजा जयपाल को एक शब्द से संबोधित किया हुआ है और वो शब्द था ईश्वर का शत्रु। यानी महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने राजा जयपाल को ईश्वर का शत्रु बताया है। क्या बताया? ईश्वर का शत्रु बताया। तो ये दूसरे आक्रमण के बारे में हो गई बात। अब देखिए, तीसरा आक्रमण ध्यान नहीं रखना है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण केवल आक्रमण यहां पर हम बता रहे हैं। अब देखिए चौथा आक्रमण। चौथे आक्रमण कब हुआ? इसका 1005 ईस्वी में हुआ। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में इसने किया हुआ था। और कहां पर किया था? मुल्तान में किया हुआ था। उस समय मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। उस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतेह दाऊद था और इसने मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद को पराजित कर दिया था। चतुर्थ आक्रमण। अब देखिए, चतुर्थ के बाद 12वां आक्रमण देखते हैं। 12वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 1018-19 ईस्वी में। कहां पर किया इसने आक्रमण? कन्नौज में किया। और उस समय जो कन्नौज का शासक था वो राज्यपाल था। उस समय जो कन्नौज का शासक था राज्यपाल था। जब 12वां आक्रमण किया हुआ था महमूद गजनवी ने भारत पर, तो उस समय कन्नौज का शासक था राज्यपाल। तो राज्यपाल ने क्या किया? जैसे ही महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, वो कन्नौज को छोड़ करके जो है भाग गया। बिना युद्ध किए ही कन्नौज को छोड़ करके वो भाग गया। जब भाग गया तो देखिए, एक कालिंजर का चंदेल शासक था, उसका नाम था विद्याधर। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, कालिंजर का चंदेल शासक विद्याधर था। कालिंजर कहां पड़ता है? कालिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कालिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कालिंजर का जो चंदेल शासक था उस समय विद्याधर ने क्या किया? इस राजा जयपाल को पकड़ा पहले, और पकड़ करके उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो इस बात से नाराज था कि तुमने महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए क्यों कन्नौज छोड़ दिया, यानी कन्नौज से आप क्यों भाग गए बिना महमूद गजनवी से युद्ध किए। आप महमूद गजनवी से युद्ध करते, युद्ध में मारे जाते तो शान से मरते, वो अलग बात थी। लेकिन एक विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी आया और आपने अपने क्षेत्र को छोड़ करके आप भाग गए। इस बात से बहुत दुखी था कौन? कालिंजर का चंदेल शासक विद्याधर। तो इसने इसको राज्यपाल को पकड़ा और पकड़ करके इसको मार डाला। तो राज्यपाल को तो वैसे भी मरना था, अगर युद्ध करते तो गजनवी मार डालता, और गजनवी से बचे तो चंदेल शासक विद्याधर ने मार डाला। तो ये बात याद रखेंगे। अब इसी दौरान 12वें आक्रमण के दौरान ही क्या हुआ? 1019-20 के दौरान, देखिए 1018-19 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया राज्यपाल पर, और 1019-20 में इसकी भिड़ंत हो गई इन्हीं से, कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर से ही इनकी भिड़ंत हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। लेकिन ये इतना अधिक शक्तिशाली था, चंदेल शासक विद्याधर इतना शक्तिशाली था कि इसने महमूद गजनवी का बहुत ही बहादुरी से सामना किया, और महमूद गजनवी इस विद्याधर को हरा नहीं पाया। दोनों में युद्ध बराबरी स्तर पर छूटा, कोई किसी को हरा नहीं पाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंदेल शासकों में वो पहला शासक विद्याधर ही था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। विद्याधर ही एक ऐसा प्रतापी शासक चंदेल शासकों में था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी का
सफलतापूर्वक सामना किया हुआ था। तो ये फैक्ट याद रखेंगे 12वें आक्रमण के तहत। अब देखिए सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो हुआ वो 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने कहां पर किया हुआ था? आप सभी लोगों को मालूम होगा, महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण जो है वो सोमनाथ के मंदिर में किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया हुआ था। और सोमनाथ के मंदिर कौन सा था, किस देवता का था? शिव का, भगवान शिव का मंदिर था सोमनाथ मंदिर, जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हुआ था। और कब किया हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सन याद रखेंगे, 1026 ईस्वी में। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था, यह भी याद रखेंगे। और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? कहां का? सोमनाथ का। उस समय सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया हुआ था तब उस समय शासक कौन था? उस समय शासक जो था वो गुजरात का शासक वो था भीम प्रथम। उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था। अब देखिए जब 16वां आक्रमण महमूद गजनवी करता है भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर पर, तो इस आक्रमणकारी की क्रूरता देखिए आप। इसने क्या किया? सबसे पहले तो सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा, इतना अधिक लूटा, लगभग इसने कितना लूटा? तो लगभग इसने 20 लाख दीनार, इसने 20 लाख दीनार लूटी सोमनाथ के मंदिर से। इसने 20 लाख दीनार लूटी। जब लूटपाट की थी यहां तक तो सही था, लेकिन इसने इतनी अधिक क्रूरता का वहां पर परिचय दिया इस मुस्लिम आक्रांता ने, इस मुस्लिम आक्रमणकारी ने, कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसने क्या किया? इसने भगवान शिव की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भगवान शिव का जो लिंग था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और क्रूरता की हद तो तब हो गई जब भगवान शिव के इन लिंग के टुकड़ों को इसने गजनी जाकर के गजनी की जामी मस्जिद में जड़वा दिए। भगवान शिव के लिंग के टुकड़े टुकड़े करके इसने गजनी की जामी मस्जिद में उनको जड़वा दिए, उन टुकड़ों को। क्रूरता की हद कर दी इस मुस्लिम आक्रमणकारी, इस मुस्लिम आक्रांता ने। इसीलिए इस महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक और बुत किसन कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मूर्ति भंजक या बुत किसन किसको कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक या बुत किसन जो है वो महमूद गजनवी को कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और हुई, जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था, सोमनाथ के मंदिर में तबाही मचा रहा था, उस समय एक वीर शासक आया। वो वीर शासक कहाँ का था? अन्हिलवाड़ा, वहीं पर एक स्थान पड़ता है, अन्हिलवाड़ा का शासक था। उसने विरोध किया हुआ था किसका? महमूद गजनवी का। सोमनाथ के मंदिर को लूटते समय उसने बहुत विरोध किया था, बहुत बहादुरी का परिचय दिया था। इसीलिए महमूद गजनवी ने अन्हिलवाड़ा के शासक पर भी आक्रमण किया था। तो अन्हिलवाड़ा के शासक से भी उसका युद्ध होता है महमूद गजनवी का। चूंकि अन्हिलवाड़ा के शासक ने सोमनाथ के मंदिर में जब महमूद गजनवी लूटपाट कर रहा था तब अन्हिलवाड़ा के शासक ने उसका विरोध किया था। तो ये 16वें आक्रमण के संबंध में कुछ तथ्य थे। एक तथ्य और जान लेंगे, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तहस नहस कर दिया तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो भीम प्रथम ने ही कराया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो भीम प्रथम ने कराया था। कब? जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट करके वापस गजनी चला जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके 17वें आक्रमण के बारे में जानते हैं।
क्या हुआ, 16वें आक्रमण के बाद महमूद गजनवी गजनी वापस चला गया, और जब वो गजनी वापस जा रहा था तो रास्ते में इसका फिर विरोध किया गया। और रास्ते में विरोध किसने किया, मुल्तान और सिंध के जाटों ने। मुल्तान और सिंध के जाटों ने इसका विरोध किया। जब ये गजनी वापस लौट रहा था, इसको लौटने नहीं दे रहे थे मुल्तान और सिंध के जाट, लेकिन उसको गजनी लौटना जरूरी था। तो उस समय तो इसने मुल्तान और सिंध के जाटों पर आक्रमण नहीं किया, वो गजनी वापस लौट गया। लेकिन वो इस बात से क्रोधित था कि जब हम लौट रहे थे तो हमारे मार्ग में बाधा बने हुए थे मुल्तान और सिंध के जाट। तो वो गजनी गया और गजनी से फिर वापस आया। कब आया, 1027 ईस्वी में। और 1027 ईस्वी में इसने पुनः मुल्तान और सिंध के जाटों पर आक्रमण किया। इसे 17वें आक्रमण के रूप में भारत के इतिहास में देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसके आक्रमणों के बारे में हमने जाना। कितने आक्रमण, एक प्रथम आक्रमण, एक दूसरा आक्रमण, चौथा आक्रमण, 12वां आक्रमण, 16वां आक्रमण और 17वां आक्रमण। इतने आक्रमण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इन आक्रमणों को जानना जरूरी था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे महमूद गजनवी के संबंध में कुछ तथ्य जानते हैं। इसने क्या किया था, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के दिरहम जारी किए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के दिरहम किसने जारी किए हुए थे। तो चांदी के सिक्के दिरहम जो है वो महमूद गजनवी ने जारी किए हुए थे। और इस दिरहम सिक्कों की विशेषता क्या थी, इस दिरहम सिक्कों की विशेषता यह थी कि इन सिक्कों के ऊपरी भाग पर अरबी में लिखा होता था और इन सिक्कों के निचले वाले भाग में संस्कृत में लिखा होता था। इसीलिए इसको कहा गया संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, चूंकि इस सिक्कों के नीचे वाले भाग पर संस्कृत में भी लिखा होता था, ऊपर वाले भाग में अरबी में लिखा होता था। अगला फैक्ट देखिए, ये महमूद गजनवी वो प्रथम शासक था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यानी गजनी वंश का अगर आपसे पूछा जाता है कि गजनी वंश का वो प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो और कोई नहीं महमूद गजनवी ही था। इस प्रकार से गजनी वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, या सुल्तान की उपाधि उसको मिली हुई थी किसके द्वारा, खलीफाओं के द्वारा, तो वो महमूद गजनवी था। ये याद रखेंगे फैक्ट। अब देखिए इस महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां भी मिली हुई थी। किसके द्वारा मिली हुई थी, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह। नाम ध्यान रखेंगे, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह। इस बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा महमूद गजनवी को 2 उपाधियां दी गई थीं। उन 2 उपाधियों के नाम भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। पहली उपाधि जो थी वो यामीन उद दौला। पहली उपाधि जो थी वो यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का अर्थ होता है भगवान का दाहिना हाथ, अल्लाह का दाहिना हाथ। जो दूसरी उपाधि थी वो थी यामीन उल मिल्लाह। और इस यामीन उल मिल्लाह का अर्थ क्या होता है, यामीन उल मिल्लाह का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो ये 2 उपाधियां याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब देखिए महमूद गजनवी के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान रहा करते थे, बहुत सारे विद्वान रहते थे। तो कौन कौन से विद्वान रहते थे, उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में जानेंगे। जो पहला विद्वान था वो था उतबी। उतबी कौन था, ये दरबारी इतिहासकार था। याद रखेंगे ये दरबारी इतिहासकार था। और अगर कोई ऑप्शन में कुछ चीज दी जाती है तो वो नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे उतबी जो था वो इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था उतबी। और उतबी की 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहली जो रचना है वो किताब उल यामिनी, पहली जो रचना है वो है किताब उल यामिनी। और जो दूसरी रचना है वो तारीख ए यामिनी, दूसरी रचना है तारीख ए यामिनी। तो ये दोनों ही रचनाएं उतबी की याद रखेंगे, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। ये 2 रचनाएं याद रखेंगे। और बगदाद के खलीफा द्वारा इसको 2 उपाधियां दी थी, यह भी याद रखेंगे, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह। तो इतने फैक्ट हो गए। अब कुछ विद्वान और थे इसके महमूद गजनवी के दरबार में, उन विद्वानों को
देखते हैं इसको इरेज करके। हाँ, तो आगे देखते हैं। कुछ और भी विद्वान थे महमूद गजनवी के दरबार में। उन विद्वानों में आप लोगों ने एक अलबरूनी नाम सुना होगा, बहुत ही विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी ये क्या था, 11वीं सदी में भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रसिद्ध विद्वान था अलबरूनी। किसके साथ ये भारत आया हुआ था 11वीं सदी में? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। चूंकि महमूद गजनवी जो भारत आया है वो 11वीं सदी में ही आया है, तो अगर प्रश्न आता है कि 11वीं सदी में भारत आने वाला यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार या प्रसिद्ध विद्वान कौन था, वो अलबरूनी था। अलबरूनी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो अलबरूनी था। 2 फैक्ट अलबरूनी के बारे में हो गए। तीसरा फैक्ट देखिए, अलबरूनी ने जो रचना की हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, किताब उल हिंद, या इसी को बोला जाता है तहकीक ए हिंद। किस भाषा में की है? अरबी भाषा में की है। तो ये किताब का नाम बहुत याद रखेंगे, इसकी रचना याद रखेंगे, किताब उल हिंद, या इसी को दूसरे शब्दों में तहकीक ए हिंद भी लिख सकता है। किताब उल हिंद कहे या तहकीक ए हिंद कहे, बात एक ही है। तो ये एक रचना उसने की थी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की, और किस भाषा में की हुई थी? अरबी भाषा में की हुई थी। तो ये 3 फैक्ट जो है वो अलबरूनी के बारे में याद रखेंगे। अलबरूनी भी किसके दरबार का विद्वान था? महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अलबरूनी किस शासक के दरबार का विद्वान इतिहासकार था? तो किसके दरबार का था? महमूद गजनवी के दरबार का था। अब देखिए, अलबरूनी का एक कथन है। अलबरूनी ने जो है एक अपनी किताब उल हिंद जो लिखी है पुस्तक, इस पर एक टिप्पणी की हुई है भारत की जनता के संदर्भ में। इसने ये कहा है कि जो भारत में हिंदू लोग हैं, यानी भारत के हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है, यानी हमारा देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश है, और हमारे देश के राजा के समान दुनिया में कोई दूसरा राजा भी नहीं है, यानी हमारे देश का राजा ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजा है। और एक बात कही कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके समान कोई दूसरा धर्म ग्रंथ भी नहीं है पूरे विश्व में, ऐसा हिंदुओं में दृढ़ विश्वास था। यह कथन किसका था? यह कथन जो है वो अलबरूनी का था कि भारत की जो भारत देश है वही सबसे श्रेष्ठ देश है, ऐसा हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है। भारत का जो राजा है वही सर्वश्रेष्ठ राजा है, और जो भारत के धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, ऐसा हिंदुओं में दृढ़ विश्वास था। यह कथन अलबरूनी का है। यह कथन एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसलिए यहां पर बता दिया। अब अगला विद्वान जानते हैं। अगला विद्वान था फिरदौसी। फिरदौसी क्या था? एक विद्वान तो था ही, ये था क्या? इतिहासकार नहीं था, ये कवि था। प्रसिद्ध और विद्वान कवि हुआ है फिरदौसी। फिरदौसी की आपने रचना बहुत पॉपुलर सुन रखी होगी सब लोगों ने, शाहनामा। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की है। शाहनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। और ये किताबुल हिंद जो अलबरूनी ने लिखी हुई है वो अरबी भाषा में लिखी थी। इसने ये शाहनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी थी। इस शाहनामा पुस्तक को जो है वो अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अफगानिस्तान का महाभारत किस पुस्तक को कहा जाता है? तो शाहनामा को कहा जाता है। एक फिरदौसी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है पूर्व का हैमर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का हैमर जो है वो फिरदौसी को कहा जाता है। तो फिरदौसी के बारे में 3 फैक्ट याद रखेंगे। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध और विद्वान कवि था। इस फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की हुई थी। इस शाहनामा पुस्तक को जो है अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, और इस फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है।
इतने तथ्य जो है फिरदौसी के बारे में याद रखेंगे। अब आगे एक दो और देखते हैं। देखिए, एक हुआ विद्वान बैहाकी, तो इसके बारे में केवल इसकी रचना याद रखेंगे। इसकी रचना पूछी जाती है तारीख ए सुबुक्तगीन। बैहाकी की रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी गई है। तारीख ए सुबुक्तगीन किसकी रचना है? तो तारीख ए सुबुक्तगीन बैहाकी की रचना है। बैहाकी भी जो है महमूद गजनवी के दरबार का ही प्रसिद्ध विद्वान हुआ करता था। आगे देखेंगे, एक फरिश्ता हुआ है। फरिश्ता ने भी एक रचना की हुई है, तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी। इसी को गुलशन ए इब्राहिमी कहा जाता है या तारीख ए फरिश्ता। तो कोई भी लिख दे, तारीख ए फरिश्ता लिख दे या गुलशन ए इब्राहिमी लिख दे, बात एक ही है, एक ही रचना इसकी है फरिश्ता की महत्वपूर्ण। तो ये पूछी जाती है कि तारीख ए फरिश्ता किसकी रचना है? फरिश्ता की है। और फरिश्ता भी क्या था? महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। अब देखिए, तो ये सारे तथ्य हो गए कि महमूद गजनवी ने किस प्रकार से भारत को लूटा, कितना विध्वंसक आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान रहते थे कुछ उनके बारे में जाना, महमूद गजनवी की उपाधियों के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके महमूद गजनवी के बारे में। देखिए, एक चीज और याद रखेंगे, जो 12वां आक्रमण महमूद गजनवी ने किया हुआ था, अभी बताया था पीछे, कन्नौज पे, तो इसी दौरान इसने अपने 12वें आक्रमण के दौरान ही एक हद और पार की थी। हद क्या पार की थी? इसने जो मथुरा और वृंदावन के मंदिर हैं उनमें भी तोड़फाड़ की थी और लूटपाट की थी। भारी मात्रा में जो है वहां पर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को तोड़ करके जो है लूटपाट की हुई थी। किसने? महमूद गजनवी ने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महमूद गजनवी कितना आक्रमणकारी था, जिसने हमारे भारत को लूटा हुआ था। अब आगे इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।